जय हिंद दोस्तों। आज हम ओआरओपी के बारे में 6 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उन 6 मुद्दों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, ओआरओपी की परिभाषा। नंबर 2, हिस्ट्री यानी ओआरओपी का इतिहास। नंबर 3, 2011 की कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट। नंबर 4, 7 नवंबर 2015 का सरकार का इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर। नंबर 5, मार्च 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और नंबर 6, जनवरी 2025 का एएफटी दिल्ली का फैसला। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से, जो है ओआरओपी की परिभाषा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है कि जो सैनिक सेम रैंक पर और सेम समय की नौकरी करके रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए नायक राव एनरोल हुए 1990 में और रिटायर हुए 2010 में, और नायक बलविंदर एनरोल हुए सन 2000 में और रिटायर हुए 2020 में। तो क्योंकि दोनों ही नायक के रैंक में रिटायर हुए हैं और दोनों 20 साल की नौकरी करके पेंशन गए हैं, तो उन दोनों की पेंशन सेम होनी चाहिए। लेकिन 1 जुलाई 2014 से पहले ऐसा नहीं था। नायक राव और नायक बलविंदर की पेंशन अलग अलग थी। 1 जुलाई 2014 के बाद सरकार ने ओआरओपी को इंप्लीमेंट तो किया, लेकिन उस इंप्लीमेंटेशन में कई खामियां थी। अभी देखेंगे कि वो खामियां क्या थी और क्या उनका समाधान हुआ है या नहीं। तो ये थी परिभाषा। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन दबाते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है हिस्ट्री यानी ओआरओपी का इतिहास। तो दोस्तों, ओआरओपी की कहानी की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 से पहले हम सैनिकों की पेंशन एक स्टैंडर्ड रेट पर होती थी। यह स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन करीब करीब ओआरओपी जैसा ही था। ऑफिसर्स की पेंशन होती थी लास्ट ड्रॉन पे का 50% और जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स की पेंशन होती थी लास्ट ड्रॉन पे का 70% यानी 70%। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा इस सिस्टम को बदल दिया। इसी दौरान थर्ड पे कमीशन का भी गठन हुआ। पे कमीशन ने भी सरकार की तरह यह रिकमेंड किया कि सैनिकों की पेंशन सिविलियंस की पेंशन के बराबर होनी चाहिए। यही नहीं, पेंशन की कैलकुलेशन के फॉर्मूले में इस बात को भी वेटेज दी गई कि रिटायरमेंट के समय सर्विस कितनी थी। तो क्योंकि सैनिकों की रिटायरमेंट एज सिविलियन से बहुत कम होती है, परिणाम यह हुआ कि सैनिकों की पेंशन कम हो गई और सिविलियंस की पेंशन बढ़ गई। और यहां से शुरू हुआ ओआरओपी का संघर्ष। यह संघर्ष 40 साल तक चलने वाला था। इस दौरान कई कमिटीज बनी, 4th, 5th और 6th पे कमीशन भी आए। सभी ने अंग्रेजी बोली कि वन रैंक वन पेंशन सैनिकों की एक जस्टिफाइड यानी सही डिमांड है, लेकिन इस बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। तो यह था दूसरा मुद्दा, यानी ओआरओपी का इतिहास। ओआरओपी की लंबी यात्रा में अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव आया 2011 में कोश्यारी कमेटी के रूप में। कोश्यारी कमेटी डिफेंस मैटर्स पर राज्यसभा की एक कमेटी थी। इस कमेटी के चेयरमैन थे श्री भगत सिंह कोश्यारी। कमेटी ने ओआरओपी की डिमांड को स्टडी किया और 19 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में कही गई 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सैनिकों की ओआरओपी की डिमांड पिछले 38 सालों से पेंडिंग है, 38 ईयर्स। ये डिमांड पूरी तरह से उचित है। इट इज ए मैटर ऑफ जस्टिस नॉट चैरिटी। मतलब ओआरओपी को एक्सेप्ट करके सरकार केवल अपना काम कर रही है, सैनिकों पर कोई एहसान नहीं कर रही है। नंबर 2, हमारे सैनिक सिविलियंस की तुलना में बहुत कम एज में रिटायर होते हैं। ऐसे में उन्हें सिविलियन से कंपेयर नहीं किया जा सकता जो 60 साल की एज में रिटायर होते हैं। इतनी कम एज में रिटायर करने के बदले देश का ये फर्ज बनता है कि सैनिकों की पेंशन इतनी हो कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
और नंबर 3, ये निंदाजनक है कि पिछले 38 सालों में सरकारों और बाबुओं ने ओआरओपी की डिमांड को नहीं माना है। उन्होंने बार बार कहा है कि सरकार के पास ओआरओपी के एडिशनल खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, पर कमेटी का मानना है कि न्याय और सैनिकों का मोराल पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कोश्यारी कमेटी ने रेकमेंड किया कि ओआरओपी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए और ओआरओपी की परिभाषा को डाइल्यूट ना किया जाए। ओआरओपी की परिभाषा को डाइल्यूट ना किया जाए, इसका अर्थ है कि सरकार ओआरओपी की परिभाषा से छेड़छाड़ ना करे, ना तो वो इस परिभाषा को बदले और ना ही उसे इस तरह से घुमाए जिससे सैनिकों को नुकसान हो। तो ये रिपोर्ट आई 2011 में और फिर ओआरओपी का इशू 2 साल ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी साहब ने आश्वासन दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो इस डिमांड को पूरा करेंगे और ओआरओपी को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? चलिए चौथे पड़ाव में देखते हैं। तो ओआरओपी की यात्रा में चौथा पड़ाव आया 7 नवंबर 2015 को। इस दिन सरकार ने ये लेटर जारी किया। आप अपनी स्क्रीन पर इस लेटर के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। इनमें लिखा है कि सैनिकों की ओआरओपी की डिमांड सही है और इसलिए सरकार 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी को इंप्लीमेंट करेगी। बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो सब सही है। लेकिन बाकी के लेटर में वही हुआ जिसके खिलाफ कोश्यारी कमेटी ने चेतावनी दी थी। सरकार ने ओआरओपी की परिभाषा को बदला भी और बात को घुमाया भी। कैसे? चलिए इस लेटर के पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 को देखते हैं। तो ये है पैराग्राफ 3। इसका पहला पॉइंट कहता है कि जितने भी पुराने पेंशनर हैं उनकी पेंशन 2013 में रिटायर होने वाले पेंशनर्स के अनुसार फिक्स की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे पॉइंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि जब भी ओआरओपी का रिवीजन होगा, पेंशन की कैलकुलेशन के लिए 1 साल पहले का डेटा लिया जाएगा। उस साल में जितने भी सैनिक सेम रैंक और सेम सर्विस में रिटायर हुए हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लिया जाएगा और पुराने पेंशनर्स की पेंशन को उस एवरेज के अनुसार फिक्स कर दिया जाएगा। अगर किसी सैनिक की पेंशन पहले ही उस एवरेज से ज्यादा है तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी उसे कम नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण देता हूं जिससे ये रीफिक्सेशन का तरीका आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लिए गणित की नोटबुक खोलता हूं और ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आप 2 टेबल्स को देख सकते हैं। पहले राइट वाली टेबल को देखते हैं। उसमें आप देख रहे हैं मैंने 2 हवलदारों की पेंशन को लिखा है। ये दोनों हवलदार यानी हवलदार पवार और हवलदार अलावत ये 2020 में रिटायर हुए हैं। हवलदार पवार की रिटायरमेंट के समय पेंशन फिक्स हुई 30,000 और हवलदार अलावत की फिक्स्ड हुई 35,000, जो कि लास्ट पे ड्रॉन के बेसिस पर फिक्स होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ये एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो इनकी पेंशन फिक्स हो गई। अब आया 1 जुलाई 2024 का दिन, जबकि ओआरओपी के अनुसार इनकी पेंशन का रीफिक्सेशन होना था। तो जैसा कि मैंने बताया वो रीफिक्सेशन क्या हुआ उसको मैंने लेफ्ट वाली टेबल में दिखाया है। मान लीजिए 2023 में यानी 2024 इंप्लीमेंटेशन वाले साल से 1 साल पहले, मान लीजिए उस साल में 10 हवलदार रिटायर हुए। वैसे हजारों की संख्या में रिटायर हुए होंगे, पर सिंपल रखने के लिए आपको इस टेबल में दिखा रहा हूं। अब 1000 लोगों की टेबल तो नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए मैंने 10 लोगों की टेबल बना के आपको बताया कि मान लीजिए 10 हवलदार रिटायर हुए और उनकी पेंशन जो है इस टेबल में मैंने लिखी हुई है। मिनिमम पेंशन है हवलदार बलविंदर की 31,000 रुपए और मैक्सिमम पेंशन है हवलदार मुकेश की यानी 35,000 रुपए। नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग हवलदार की रैंक में रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के समय इनकी टोटल सर्विस 24 साल थी। तो फॉर्मूले के हिसाब से हवलदार बलविंदर और हवलदार मुकेश दोनों की पेंशन का एवरेज लिया जाएगा। एवरेज का मतलब है 31,000 और 35,000 को ऐड किया जाएगा और उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो वो आ जाएगा 33,000 रुपए। तो ओआरओपी का जो फॉर्मूला सरकार ने बनाया है उसके हिसाब से ये होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने हवलदारों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है, ग्रीन, ब्लू और येलो। तो जो ग्रीन में हवलदार हैं इंक्लूडिंग हवलदार पवार,
क्योंकि उनकी पेंशन एवरेज से कम थी, यानी 33,000 से कम थी, उनकी पेंशन को अपग्रेड करके 33,000 कर दिया गया। जो ब्लू में है, हवलदार 5 और हवलदार 6, इनकी पेंशन पहले से ही 33,000 थी, तो इनकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं आया। और जो हवलदार 7 से लेकर हवलदार मुकेश तक हैं, इनकी पेंशन एवरेज यानी 33,000 से ज़्यादा थी। तो हालांकि उस पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कम करके 33,000 कर दिया गया, लेकिन उनकी भी रीफिक्सेशन के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, ये 1 रैंक मैनी पेंशन्स है। अगर सरकार ने ओआरओपी को घुमाया ना होता तो हमारे उदाहरण में सभी हवलदारों की पेंशन को मैक्सिमम यानी 35,000 रुपए पर फिक्स किया जाता। वो होती असली 1 रैंक 1 पेंशन। यही कारण है कि जब 1 जुलाई 2019 और 1 जुलाई 2024 को पेंशन की रीफिक्सेशन हुई है, तो बहुत से सैनिकों ने पाया है कि उनकी पेंशन या तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है या बढ़ी भी है तो बहुत कम। वो इसी एवरेज वाले फॉर्मूले का परिणाम है। अब लेटर में नीचे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि अगर किसी की पेंशन एवरेज से ज्यादा है तो उसे कम नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। और जो इस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पेंशन का रीफिक्सेशन हर साल नहीं बल्कि हर 5 साल में किया जाएगा। ये भी ओआरओपी की परिभाषा के खिलाफ है। लेकिन सबसे खतरनाक है पैराग्राफ नंबर 4, और वो ये कहता है कि अगर कोई सैनिक, चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओ, एनसीओ या अदर रैंक, अगर वो अपनी मर्जी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट चाहता है तो उन्हें ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? ओआरओपी भी एक प्रकार की पेंशन है। अगर सैनिक अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके पेंशन गया है, जैसे कोई सिपाही 15 साल के बाद या ऑफिसर 20 साल के बाद, तो जब वो सर्विस पेंशन का हकदार है तो ओआरओपी के बेनिफिट का भी हकदार होना चाहिए। तो सार ये है कि कोशियारी कमेटी ने जिसके खिलाफ चेतावनी दी थी वही हुआ। सरकार और बाबुओं ने ओआरओपी की परिभाषा को डाइल्यूट कर दिया, मेनली 3 प्रकार से। नंबर 1, रीफिक्सेशन के लिए पेंशन की एवरेज लेकर। नंबर 2, ओआरओपी का रीफिक्सेशन हर 5 साल में करके। और नंबर 3, प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखकर। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए 2016 में हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ओआरओपी के फैसले के खिलाफ केस कर दिया। तो ये था चौथा पड़ाव। ओआरओपी की यात्रा में 5वां पड़ाव आया 16 मार्च 2022 को। इस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और सरकार के बीच केस का फैसला सुनाया। इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 बातें कही। नंबर 1, सरकार ने 7 नवंबर 2015 के लेटर में जो इंप्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस निकाली हैं वो सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, तो चाहे वो एवरेज पेंशन वाला फॉर्मूला है या फिर हर 5 साल में रीफिक्सेशन, सुप्रीम कोर्ट सरकार के डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे। और नंबर 2, एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने कहा है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी का बेनिफिट ना मिलना संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 यानी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट का मानना है कि यह भी एक पॉलिसी डिसीजन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स ने पिछले 7 सालों में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इस फैसले के बाद सरकार ने 2023 में ओआरओपी 2 की टेबल्स निकाली और 2024 में ओआरओपी 3 की। तो ये था 5वां पड़ाव। अब आते हैं छठे और आखिरी पड़ाव पर, जो आया 31 जनवरी 2025 को, यानी इसी साल। इस दिन आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी एएफटी दिल्ली ने प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी ना मिलने के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में एएफटी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही एक और जजमेंट को रेफर किया। उस जजमेंट का नाम है डीएस नाकरा जजमेंट। एएफटी ने कहा कि 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हुए पीएमआर केसेस को ओआरओपी लागू है, लेकिन 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए सैनिकों पर यह लागू
नहीं है। डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पर इस तरह से दो ग्रुप बनाना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है और इसलिए प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसा कि सरकार अक्सर करती है, एएफटी का ये फैसला भी किसी बाबू की फाइल में दबा पड़ा है। तो ये था आज का वीडियो समाप्त करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर दोहराता हूं। नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी सरकार ने 40 साल के बाद ओआरओपी को इंप्लीमेंट किया, लेकिन यह भी सच है कि सैनिकों को वो ओआरओपी नहीं मिला जिसकी वो 40 साल से मांग कर रहे थे। नंबर 2, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन का फॉर्मूला और 5 साल की अवधि दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हम सब के लिए यह समझना जरूरी है कि जब भी रीफिक्सेशन होगी, यह जरूरी नहीं है कि सभी की पेंशन बढ़े। कुछ सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी, कुछ एक की ना के बराबर बढ़ेगी और बाकियों की सेम रहेगी। और नंबर 3, अगला रीफिक्सेशन 1 जुलाई 2029 को होगा। तब तक हो सकता है प्रीमेच्योर रिटायरीज की ओआरओपी का केस फाइनल हो जाए। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशा कर सकते हैं कि शायद प्रीमेच्योर रिटायरीज को भी अपना हक मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।